तो अब आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। ये क्लास 8th का चैप्टर है और ये बहुत बेसिक चैप्टर है बायोलॉजी को पढ़ने के लिए। सेल, so you have already learned that things around us are either living and non-living. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? Different sets of organs perform the various functions you have listed. In the chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell. तो यहाँ से आपको ये चीज़ मिल रही है कि जो हमारे एक ऑर्गन की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल्स है। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से एक बॉडी को बनाने के लिए हमें सेल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है। Robert Hooke in 1665 observed slices of coke under a simple magnifying device. Coke is a part of a tree, of the bark of a tree. ये जो तना नहीं होता पेड़ का, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। He took thin slices of coke and observed them under a microscope. He noticed partitioned boxes or compartments in the coke slice. These boxes appear like honeycomb. अब honeycomb का क्या मतलब हुआ? वो सेल्स रॉबर्ट हुक को कुछ इस तरह दिखाई दिए, He also noticed that one box was separated from the other by a wall partition. उसने देखा कि जैसे ये एक बॉक्स ऐसे, ये किसी वॉल से या ऐसे, ये दोनों भी एक वॉल से सेपरेटेड थे. Hook coined the term cell for each box. What Hook observed as boxes or cells in the coke were actually dead cells. जो हुक ने ऑब्जर्व किया, ये जो ब्लॉक्स की बात हो रही है या कोई भी जिसका उसने सेल्स का नाम दिया, वो एक्चुअली में डेड सेल्स थे. जब आप इन हायर क्लासेस विल गेट टू नो कि जो ट्री का जो कोक होता है, बाक होता है, उसमें डेड सेल्स क्यों होते हैं. बट अभी के लेवल पे आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो उसने ऑब्जर्व किया था वो डेड सेल्स थे. Cells of living organism could be observed only after the discovery of improved microscopes. अगर हमारे पास देखने के लिए माइक्रोस्कोप ही नहीं होगा तो हम देख ही नहीं पाएंगे. और जो सेल्स है ऑर्गेनिजम्स के, वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व तभी हो सकते हैं जब हमारे पास एक अच्छा माइक्रोस्कोप हो. वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 150 years आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशंस. रॉबर्ट हुक की ऑब्जर्वेशन के बाद सिर्फ 150 साल तक ही हम उसी ऑब्जर्वेशन को लेकर जी रहे थे. लेकिन आज के समय में हमें बहुत कुछ पता है सेल्स के बारे में. उससे छोटी से छोटी सेल्स के अंदर जो एक प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में भी आज हमें पता है. अब हम एक पर्टिकुलर सेल के बारे में पढ़ेंगे. बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स. जिससे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे छोटी जो एक यूनिट थी वो ब्रिक थी, और एक आदमी को बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट थी, स्ट्रक्चरल यूनिट थी, वो थी सेल. उसी द बिल्डिंग दो built of similar bricks have different designs, shapes or sizes. Similarly, in the living world, organisms differ from one another but all are made up of same cells. इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, जैसे हमारे पास ब्रिक तो सेम ही होती है. अब इस ब्रिक से मैं चाहे ऐसे गोल वाली बिल्डिंग बनाऊँ, चाहे मैं ऐसे लंबी वाली बिल्डिंग बनाऊँ, इसमें भी ब्रिक यूज़ हुई, इसमें भी ब्रिक यूज़ हुई. उसी प्रकार से अब सेल से चाहे मैं फिश बनाऊँ या सेल से या मैं एक गर्ल बनाऊँ, इसमें भी सेल से बनी, ये भी सेल से बना. इसलिए वो कहना चाह रहा है कि आप कैसा भी ऑर्गेनिज्म बने, सेल उसकी बेसिक यूनिट हमेशा रहेगा. सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स वेयरएज ब्रिक्स आर नॉन. जो सेल है वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जबकि ब्रिक कॉम्प्लेक्स नहीं है. अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि hen sac कैन बी सीन ईजिली, इज इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल. द एग ऑफ अ hen रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई. जो एक hen का
एग होता है वो बहुत बड़ा होता है और वो एक सिंगल सेल होता है और वो हम अपनी नॉर्मल लाइट से देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो बिगेस्ट एग माना गया है टिल डेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रिक एक वॉल बनी हुई है, उसमें ब्रिक्स लगी हुई हैं ऐसे ऐसे। उसी प्रकार इधर एक अनियन पील मतलब प्याज का छिलका है, उसके अंदर भी जो सेल्स की अरेंजमेंट है वो ऐसे है। अब इसमें आप देखिए ये एक हमने सेल देखा, उसमें ये सेल है और ये जो गोला है ये न्यूक्लियस है। अभी आपको नीचे पता चलेगा न्यूक्लियस के बारे में। ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। How do scientists observe and study the living cells? They use microscopes which magnify objects. Stains are used to color parts of the cell to study the detailed structure. Scientists माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं सेल्स को स्टडी करने के लिए। कई बार वो डाई का भी इस्तेमाल करते हैं कि जो पार्ट हमने देखना है उसको वो कलरफुल हो जाएगा तो हमें अच्छी तरीके से दिखेगा। There are millions of living organisms. They are of different shapes and sizes. Their organs also vary in shape, size, number of cells. Let us study more about them. Now, number of cells. Can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like elephant? The number runs into billions and trillions. Human body has trillions of cells which vary in shapes and sizes. एक ह्यूमन बॉडी में थाउजेंड्स नहीं, मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। हम गिन भी नहीं सकते, इतने हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शन। हर सेल एक फंक्शन परफॉर्म करता है, ऐसा नहीं कि बस एक ग्रुप बना हुआ है, बस एक कलेक्शन है सेल्स की, नहीं। अगर ट्रिलियन सेल्स हैं तो उन ट्रिलियन सेल्स का कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर होगा, कोई भी बेकार नहीं बैठा वहाँ पे। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, अ बिलियन इज़ 1,000 मिलियन एंड ट्रिलियन इज़ 1,000 बिलियन। अब आपको पता होना चाहिए 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, नाउ ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स आर मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इसका क्या मतलब है, इसमें वो क्या है कि अगर सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर मोर देन वन सेल हुए तो उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर, और अगर एक सेल हुआ तो उसको हम कहते हैं हम यूनिसेलुलर। ठीक है, अब उसमें ये कह रहे थे नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसका क्या मतलब है, इसमें वो बोल रहा है कि सपोज ये ए है, ये बी है, ठीक है, इसके पास 10 सेल्स हैं, इसके पास 2 सेल हैं। ठीक है, अब इन दोनों में सेल्स की डिफ्रेंशिएट हो गई। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो बी के 2 सेल्स हैं वो निकम्मे सेल्स हैं और ए के अच्छे हैं, नहीं। बी के सेल्स भी उतनी ही एफिशिएंसी से काम करेंगे जितने कि ए के करेंगे। नंबर डिसाइड नहीं करता फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स की। ठीक है, You will be surprised to know that an organism with billions of cells begin life as a single cell, which is the fertilized egg. The fertilized egg cell multiplies and the number of cells increase as the development proceeds. अब ये चीज़ देखिए, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो एलिफेंट है कितना बड़ा है, ठीक है, और हमारे अंदर भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब वो बोल रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस धरती पर वो सबसे पहले एक सिंगल सेल से बने हैं। ये सिंगल सेल आगे जाके डिवाइड होता है इनटू मेनी सेल्स। जैसे ये आगे जाके 2 में हो गया, फिर ये 2 में हो गया, फिर ये 2 में, फिर ये 2 में, फिर ये 2 में, ऐसे करते करते आगे जाके ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं और एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। लुक एट दिस डायग्राम, बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स। द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। अमीबा और पैरामीशियम दोनों यूनिसेलुलर हैं, मतलब ये एक ही सेल से बने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये निकम्मा है और एलिफेंट बहुत अच्छा है, नहीं। इसके सेल्स उतनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, एलिफेंट के भी अच्छी एफिशिएंसी से काम करेंगे।
A single celled organism perform all the necessary functions that multicellular organism perform. See, जो सिंगल, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि सिंगल सेल्स के जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर की जो नेसेसरी फंक्शंस है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, खाना, सर्कुलेशन, ब्लड की सप्लाई होना, ये जितने भी सब काम है ये सिंगल सेल है, ये एक सेल ही करेगा, बट ये उतनी ही अच्छी एफिशिएंसी से करेगा जितना कि मल्टी सेलुलर मतलब कि ह्यूमंस में होती है। ठीक है। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक एमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर्स, एक्सक्रीट्स, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूसेस। जो यूनिसेलुलर है वो फूड को कैप्चर भी करता है, फिर खाता भी है, फिर रिस्पायर सांस भी लेता है, फिर रिमूव भी करता है, बड़ा भी होता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। एक सिंगल सेल ही सारे काम करता है, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टी सेलुलर are carried by groups of cells forming different tissues. Tissues in turn form organs. Okay. So यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बताई है कि cells से बनते हैं, group of cells इससे बनते हैं tissues, और tissues बनाता है organ, और organ बनाता है एक individual। ठीक है। अब हम जैसे हम मल्टी सेलुलर है, हमारे अंदर ये वाले जो काम है, ये वाले काम है, ये एक सेल नहीं करता, हर काम के लिए एक एक सेल अपॉइंट, मतलब बहुत सारे सेल्स अपॉइंट किए गए हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ ऑर्गन्स अपॉइंट किए हुए हैं जो ये काम करते हैं। टीचर में शो परमानेंट स्लाइड ऑफ पेनिमिशन कि ये सब आपकी लैब एक्टिविटी है। नाउ द शेप ऑफ सेल्स, कौन सी फिगर है? हाँ, ऊपर वाली। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर? यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर, इन फैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप। दिस इज इम्पोर्टेंट। अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे अब हम सोचें एलिफेंट, व्हेन समवन से एलिफेंट, हमारे माइंड में जल्दी से एक एलिफेंट की इमेज बन जाती है, बट व्हेन यू से अमीबा वी डोंट हैव एनी definite image of amoeba. Some students will do amoeba like this and some will do amoeba like this. So there is no definite shape. It keeps on changing its shape. Observe the projection of varying lengths protruding out of the body. ये जो लेंथ ऐसे आउट ऑफ द बॉडी प्रोट्यूड हो रही है, ये स्यूडोपोडिया होते हैं। Now what are pseudopodia? As you learnt in class 7th, these projections appear and disappear as amoeba moves or feed. ये सूडोपोडिया अमीबा को फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। जैसे ये एक अमीबा है, यहाँ पे एक फूड आया, फूड पार्टिकल, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। अमीबा ने फूड पार्टिकल सपोर्ट कर लिया। अब अमीबा क्या करेगा? अब धीरे धीरे वो एक ऐसा वो बनाएगा स्यूडो, ये इसने ऐसा एक स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीड बनाने लग गया। धीरे धीरे उसके पास जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा वो उसको अपने अंदर ले लेगा, उस फूड पार्टिकल को, और फिर डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ये स्यूडोपोडिया बता रहे हैं ये चीज़। ठीक है, कोई भी प्रोट्रूडिंग पार्ट होगा उसको स्यूडोपोडिया कहेंगे, और ये पेरिमीशियम है। ठीक है, अब एमीबा में तो इन्होंने बता दिया कि एमीबा में जो स्यूडोपोडिया है वो हेल्प करता है मूवमेंट में। पैरामीशियम में कौन हेल्प करता है? पैरामीशियम में ये देखिए यहाँ पे ये बाल से है ना, ये बाल होते हैं सीलिया। ठीक है, ये हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट। ऑल्सो यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं गलट, ये आप हायर क्लासेस में आपको बताएंगे। द चेंज इन शेप इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड। ठीक है, ये रीज़न है कि अमीबा की शेप क्यों चेंज होती है। ठीक है, नाउ WBCs इन ह्यूमन ब्लड इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन which can change its shape. ठीक है, but while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. इसमें वो कह रहे हैं
कि ह्यूमन में जो WBCs हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स, वो भी एक सिंगल सेल है और उनके अंदर भी कैपेसिटी होती है चेंज करने की शेप को। बट डिफरेंस कहाँ आता है कि WBC तो एक सेल है, जबकि अमीबा अपने आप में एक फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा उसकी एग्जिस्टेंस के लिए। What shape would you expect an organism with millions of cells? Example, these are some figures. Show different cells such as blood, muscle and nerve of the human beings. The different shapes are related to their specific functions. Generally, cells are round, spherical or elongated. These three shapes are very general shapes of a cell. Some cells are long and pointed at both ends. They exhibit spindle shape. Now this is the definition of a spindle shape कि ऐसे cells जो पॉइंट लॉन्ग लंबे हो और तिखे हों एंड पे. Cells sometimes are quite long. Some are branched like nerve cells or a neuron. Nerve cells or neuron is same thing. The nerve cell receives and transfer messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. Okay, so अब यहाँ पे आते हैं. अब ये स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन है, ये स्पिंडल सेल्स हैं और ये नर्व सेल है. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कितना लंबा है. ठीक है, और ये गोल आकार में है और ये लंबे हैं और पॉइंटेड है तिखे एंड पे. तो इनकी शेप स्पिंडल है, इनकी स्फेरिकल है, इनकी लॉन्ग, और ये देखो ये ब्रांचेस निकल रही हैं, ये लॉन्ग ब्रांच्ड. ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है कि जो नर्व सेल्स हैं वो मैसेज रिसीव करते हैं और फिर ब्रेन तक पहुंचाते हैं. अब वो कैसे होता है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखो, ये जैसे यहाँ पे एक सेल है, इसके आगे भी जो दूसरा सेल्स है वो भी इससे ऐसे ही कनेक्टेड होगा जैसे ये कनेक्टेड है. तो ये आपस में मैसेजेस भेज देते हैं और फिर हमारी जितनी भी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी are controlled and coordinated by this working. Can you guess which part of the cell gives its shape? Components of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides shape to the cell or plants or animals. Cell wall is an additional covering of the cell membrane in plant cells. ठीक है, it gives shape and rigidity to these cells. Bacterial cells also have cell wall. अब वो कह रहे हैं कि अब तो इतनी बात तो समझ आ गई कि सेल्स की कोई एक डेफिनेट शेप होती है, जैसे कि न्यूरॉन्स की लॉन्ग होती है, ब्रांच्ड होते हैं. बट ये शेप डिसाइड कौन करता है? ये शेप डिसाइड होती है, जैसे ये हमने एक सेल बनाया, अब इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल है. जो ये चीज़ है जो अंदर वाले मटेरियल को बाहर की सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, प्लांट्स के अंदर इस सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल. ठीक है, ये सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, मतलब बहुत स्ट्रोंग होती है, और ये शेप प्रोवाइड करती है प्लांट्स को. बैक्टीरिया में भी ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं होता. एनिमल सेल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट्स में सेल वॉल भी होती है और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है. ठीक है, नाउ द साइज ऑफ द सेल्स. द साइज ऑफ द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ अ मीटर और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर्स. अब देखो कि ये रेंज बता रहे हैं कि जो एक सेल का साइज है वो इतना छोटा हो सकता है कि एक मीटर का मिलियंथ हिस्सा, मतलब माइक्रोमीटर भी हो सकता है, और बड़ा मतलब एक कुछ सेंटीमीटर भी हो सकता है. However, the most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eyes. कुछ मोस्टली सारे सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं और हम नेकेड आइट से नहीं देख सकते. They need to be enlarged, magnified by a microscope. The smallest cell is इतना माइक्रोमीटर. In bacteria, the largest cell इतना इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. ये मैंने आपको ऊपर बताया था, अभी ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल आज तक की डेट में नोट किया गया है वो एक बैक्टीरिया सेल है और उसकी मेजरमेंट इतनी है, और जो ऑस्ट्रिच है उसकी मेजरमेंट इतनी है. ठीक है,
आर द सेल्स इन द एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन द रैट? इसका आंसर देखिए, द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। अब सेल इतना है, उसका मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि एलिफेंट में वो इतना हो जाएगा, नहीं, एलिफेंट में भी वो इतना ही रहेगा। इसका कोई रिलेशन नहीं है कि बॉडी का साइज बड़ा हो या छोटा हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स in the elephant be much bigger than those in a rat. The size of the cell is related to its function. For example, nerve cells both in the elephant or rat are long and branched. They perform the same function, that is transferring messages. बल्कि जो एक सेल का साइज़ है वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम कर रहा है। जैसे अब एलिफेंट में जो नर्व सेल है, न्यूरॉन सेल है, उसका काम यही है कि वो सिग्नल्स एक ट्रांसफ़र करे, मैसेज ट्रांसफ़र करे। कैट में भी नर्व सेल ट्रांसफ़र करेगा, एलिफेंट में भी वही करेगा, और वही लॉन्ग एंड ब्रांच्ड शेप होगी उसकी। ऐसा नहीं कि कैट में वो स्फेरिकल बन जाए और एलिफेंट में लॉन्ग ब्रांच्ड बन जाए, नहीं। अगर उसका काम सेम है कि ट्रांसफ़र ऑफ मैसेजेस, तो वो सेम ही शेप, उसी शेप का होगा, ठीक है। Cell structure and function. You have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7th about the digestive organs, which together constitute the digestive system. Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation, and absorption. Similarly, different organs of a plant perform specific specialized functions. For example, root helps in the absorption of water and minerals. अब आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। उसमें हर एक ऑर्गन का उसका अलग अलग काम है। जैसे डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन है, एसिमिलेशन के लिए अलग होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए अलग होगा। सिमिलरली प्लांट्स में भी, जैसे पत्तियाँ जो हैं वो फूड बनाती हैं, और जबकि रूट्स हैं वो पानी को अब्जॉर्ब करते हैं। कभी आपने ऐसा नहीं सुना ना कि लीव्स उल्टा कर दे, ये उल्टा कर दे, नहीं, सबके स्पेसिफिक काम डिवाइड हुए हुए हैं। इस टाइप ऑफ डिवीजन को हम कहते हैं सेल लेबर, सेल लेबर, ठीक है। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। हमने ऊपर देखा था कि एक सेल होता है, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बना देते हैं, फिर टिश्यू ऑर्गन बना देता है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। देखो, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो डेफिनेशन में लिखाते हैं कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बस इतना लिखाते हैं कई बच्चे, बट नहीं, आपको स्पेसिफाई करना है कि टिश्यू एक ऐसा ग्रुप है सेल्स का जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। पहली रियलाइज दैट द ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि ये ऑर्गन बना, ऑर्गन से एक पर्सन बना, और हमने एंड में जाना तो यही कि पर्सन एक सिंगल सेल से बना था जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। नाउ अब सेल्स के पार्ट। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। हमने यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़नी है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane and are called the plasma membrane. The membrane separates cell from the another and also the cell from the surrounding medium. The plasma membrane is porous and allows the movement of substance or materials both inward and outward. अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि ये एक सेल है, ये सेल के अंदर ये सारा एक साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है सेल का, ओके। अब वो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। वो कह रहे ये एक सेल है और दूसरा सेल में मैं बना देती हूँ, ये दूसरा सेल है,
इसमें भी सेम कहानी, वही न्यूक्लियस वही साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है, ये सेपरेशन हो रहा है। ऑल्सो ये जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग को, इससे भी तो ये वाला मटेरियल सराउंडिंग का और सेल के अंदर का मटेरियल, इसको भी तो ये सेपरेट कर रही है ना, तो सेल ये काम करती है। ऑल्सो जो ये सेल मेम्ब्रेन है विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो पोरस होती है। पोरस मतलब वो बाहर की चीज़ को अंदर आने देती है और अंदर की चीज़ को बाहर आने देती है। जैसे कि एक गेट कीपिंग होती है यहाँ पे, यहाँ जैसे सपोज बाहर से कुछ अंदर आना है तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी तो ही वो अंदर आएगा। अगर सेल अंदर से बाहर जाना है, अगर सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी तो ही वो बाहर जाएगा। ओके The boundary of the onion cell is a cell membrane covered by another thick covering called the cell wall. The central dense round body is the center of the cell called nucleus. अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में एंड बैक्टीरियाज में दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब इसमें वही बताया गया है कि इसके बावजूद भी एक बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसको सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। और जो ये राउंड डेंस बॉडी है ये हमारी न्यूक्लियस है। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जेली लाइक सब्सटेंस इज साइटोप्लाज्म। I want to know why plants need cell walls. Okay. You have learned earlier that cell membrane gives shape to the cell. In the addition of the cell membrane, there is the outer thick layer of the cell of the plant called cell wall. This additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection. Plant cell needs protection against variations in temperature, higher wind speed, atmospheric moisture, etc. They are exposed to these variations because they cannot move. Cells can be observed in the leaf peel of Trachysanthia, Elodia, and Ruyo. You can prepare a slide as in this case of an onion. Pahili asks Bhujo if he can observe animal cells. So यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा था कि सेल्स में प्लांट्स में हमें सेल वॉल क्यों चाहिए। उसका एक आंसर आया फॉर प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन किस बात की प्रोटेक्शन, अब ये ट्री है, ट्री बाहर खड़ा है, बाहर धूप भी मिल रही है, हवा भी चल रही है, बारिश भी आती है, सब कुछ होता है, ट्री को सब कुछ झेलना पड़ता है। जबकि एक पर्सन है, बारिश आई तो वो घर में आके बैठ गया, या धूप आई तो वो घर में आके बैठ गया, उसको इतनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मूव कर सकता है। जबकि ट्री तो एक ही जगह पे खड़े हैं, बारिश धूप गर्मी सर्दी उनको वहीं खड़े रहकर झेलनी है। उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने उनकी फिजियोलॉजी में, उनके सेल में एक सेल वॉल का इंसर्शन कर दिया, ठीक है। यही यहाँ पे बताया गया है फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसकी अगेंस्ट, अगेंस्ट टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, मॉइस्चर। और क्यों, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। ये सेल्स आप कुछ जैसे आपने अनियन में देखा, आप इनमें भी देख सकते हो वो चीज़, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एक डायग्राम है, ये जेली लाइक मटेरियल साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, और जो ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगी आपको, मतलब बेसिकली आप इसको सेल मेम्ब्रेन ही बोलोगे। ये है ह्यूमन चिक सेल, हमारे गाल का एक सेल, उसमें देखिए क्या है, वही जेली लाइक मटेरियल साइटोप्लाज्म, डेंस राउंड बॉडी न्यूक्लियस, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ पता चल रही है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच भी एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Cytoplasm is the jelly-like substance present between cell membrane and the nucleus. Various other components or organelles of cells are present in the cytoplasm.
These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. You will learn about this in later classes. अब साइटोप्लाज्म में बहुत कुछ प्रेजेंट होता है. बहुत कुछ को आप कैसे बोलोगे, उसको आप साइंटिफिक टर्म में बोलोगे ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल्स. अब ऑर्गेनेली ऑफ द सेल्स में मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती है. बट ये आप अभी नहीं पढ़ोगे, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. Now nucleus. It is an important component of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. It can be strained and seen easily with the help of a microscope. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. Okay. अब हमने ये पढ़ा था कि ये एक सेल है, इसके अंदर ये राउंड डेंस बॉडी है, न्यूक्लियस है. ये जनरली स्फेरिकल होती है शेप में, और इसको हम डाई भी दे सकते हैं सो दैट साइंटिस्ट को माइक्रोस्कोप में अलग से दिखे, अलग से डिफ्रेंशिएट होए और वो अच्छे से स्टडी कर सके. इसके साइटोप्लाज्म और इसके बीच में एक मेम्ब्रेन भी होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. This membrane is porous and allows the movement of material between the cytoplasm and the inside of the nucleus. ये membrane भी porous होती है, इस सेल membrane की तरह ये भी बाहर का अंदर का करने को allow करती है. With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called nucleolus. अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताई है कि जैसे ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बाहर सारा साइटोप्लाज्म है. अब इसके अंदर वो बोल रहे हैं कि एक स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है. और इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स. जो ये न्यूक्लियोलस और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. और इन क्रोमोसोम्स पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे इन पे ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं. ये जीन्स क्या होते हैं? दीज कैरी जीन्स हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. जैसे ये जीन्स, जैसे अगर फादर हैज़ ब्लैक हेयर, तो हमने कई बार देखा है ना कि बॉय के भी ब्लैक हेयर हो जाते हैं. तो जो ये चीज़ है कि जो हमें मम्मी पापा से कुछ करेक्टर्स मिलते हैं, वो किसकी वजह से मिलते हैं? वो इन जीन्स की वजह से मिलते हैं जो एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है. क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है. द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स. जो क्रोमोसोम है ये हमें सिर्फ तभी दिख सकता है जब एक सेल डिवाइड होता है. ये डिवीज़न आपको जब आप आगे जाके मेडिकल या कुछ लोगे उसमें आपको क्लियर तरीके से दिखाई जाएगी. जैसे ये आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. जैसे एक से ऐसे डिवीज़न होती है, तो जब डिवीज़न होती है तो आपको यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं. ओके, नाउ यहाँ पे एक छोटा सा ये दे रखा है जीन्स के ऊपर. जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे सेल इज़ अ यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, वैसे ही जो इनहेरिटेंस मतलब जो हमें इनहेरिट हुआ है हमारे पेरेंट्स से, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, उसकी यूनिट है जीन. इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ये कंट्रोल करता है कि कौन से करेक्टर्स हमारे अंदर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे. This means that your parents pass some of their characteristics on to you. If your father has brown eyes, you may also have brown eyes. If your mother has curly hair, you might also end up having curly hair. However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. Okay. मतलब अगर आपके फादर के पास ब्राउन आइज़ है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास भी ब्राउन आइज़ हो. ये पॉसिबिलिटी कैसे जनरेट हुई? बिकॉज ऑफ द जीन्स, क्योंकि जीन्स के पास एक ऐसी करेक्टरिस्टिक हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र कर देती हैं. न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इज इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल.
अब इसमें हमने ऐसा क्यों बोला है कि न्यूक्लियस का भी रोल होता है इनहेरिटेंस में, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर ही जीन्स होते हैं, तो इनडायरेक्टली न्यूक्लियस भी रोल प्ले कर गया। ऑल्सो न्यूक्लियस के दो रोल हो गए, एक तो इनहेरिटेंस का, एक जो सारा सेल है इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का। जैसे हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी ब्रेन कंट्रोल करता है, ऐसे ही एक सेल की एक्टिविटी सारी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। द इंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। जितना भी एक एंटायर कंटेंट है एक लिविंग सेल का, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये सारा विद न्यूक्लियस इज प्रोटोप्लाज्म। Paley wants to know if the structure of the nucleus is same in cells of plants and bacteria. The nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cells of multicellular. There is no nuclear membrane. The cells having nuclear material without nuclear membrane are termed prokaryotic cells. तो इसमें बोल रहे हैं कि जो बैक्टीरियल सेल्स के पास भी न्यूक्लियस है, लेकिन वो न्यूक्लियस इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है जैसा हमारे लोगों के पास है। हम मल्टी सेलुलर हैं, हमारे लोगों के पास बहुत एडवांस्ड है, उनके पास बहुत प्रिमिटिव है, बहुत कम एडवांस है। उनके पास वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी नहीं होती, जबकि हमारे पास होती है। जिन सेल्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और उस काइंड के ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। मतलब प्रिमिटिव इज द अपोजिट ऑफ एडवांस्ड। मतलब प्रिमिटिव एडवांस हो गया बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, प्रिमिटिव हो गया थोड़ा कम ऑर्गेनाइज्ड। एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के पास सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। द सेल्स लाइक अनियन सेल्स एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे हम लोग हैं, हमारे पास और प्लांट्स के पास भी वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसलिए हम यूकैरियोटिक कहलाते हैं। यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, और हम जिनके पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूकैरियोट्स। ठीक है, नाउ while observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? It is called vacuole. It could be single or big as an onion cell. Cheek cells have small vacuoles. Large vacuoles are common in plants. Vacuoles in animals are much smaller. अब वो कह रहा है कि जब आपने एक सेल को देखा तब आपने ऐसा कुछ नोटिस की, एक खाली सी जगह नोटिस की, अगर की तो उसको कहते हैं वैक्यूल। देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाई होगी, हाँ देखो ये एक सेल मेम्ब्रेन बताई हमारी, सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा साइटोप्लाज्म था, ये इतनी सी जो खाली जगह इन्होंने बताई है इसको उन्होंने बोला है वैक्यूल। ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ी होती है, और ये हमारा चीक सेल है समझ लो, और ये वैक्यूल है, और एनिमल सेल्स में ये छोटी होती है। You might have noticed several small color bodies in the cytoplasm of the cells of Tradescantia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cells. These are plastids. अब आपने देखो, अब वो आपने बोल रहा है कि साइटोप्लाज्म में आपने बहुत सारी कलरफुल बॉडीज देखी होगी। अब वो क्या है, उसमें से जो ग्रीन कलर की है वो होती हैं प्लास्टिड्स। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। वो ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्योंकि उनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल नामक। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ऐसे प्लास्टिड्स जिनके पास कलरफुल ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल हो उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं।
They provide green color to leaves. You may recall that chlorophyll in the chloroplast of leaves is essential for photosynthesis. जो पत्तियों का रंग हरा है वो इसी की वजह से है, और जो हमारी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो क्लोरोफिल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. A comparison of plant and animal cells. If you recall 8.3 and 8.4, you should be able to compare plant and animal cells. Observe the plant and animal cell carefully. Let us tabulate the similarities and distinguishes features of plant and animals. Only few features mentioned. You may add more. सबसे पहले तो ये देखिए कि ये एक प्लांट सेल है, ये एक एनिमल सेल है. देखो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम भी एनिमल्स में आते हैं, इसलिए इसको आप समझ लो चीक सेल है ये. ठीक है. जैसे प्लांट में साइटोप्लाज्म है, हमारे अंदर भी है. प्लांट में वैक्यूल बड़ा था, हमारे अंदर छोटा है, एनिमल सेल में छोटा है. हमारे पास एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट में भी होती है, बट प्लांट में सेल वॉल भी होती है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे सेल वॉल भी दिखाई है. उसके बाद प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, बट एनिमल में नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि एनिमल को फोटोसिंथेसिस करना ही नहीं है. एनिमल तो फूड ही प्लांट से लेता है, तो प्लांट फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए उसी के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. अब ये टेबल दे रखा है इन्होंने, कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. अब इसमें देखो, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में होती है, एनिमल में भी होती है. सेल वॉल प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती. अब न्यूक्लियस आप बताओ, प्लांट में होता है, प्रेजेंट. एनिमल में होता है, प्रेजेंट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लांट्स में होती है, यस, प्रेजेंट. एनिमल में होती है, यस, प्रेजेंट. किस में नहीं होती? अभी हमने पढ़ा था ऊपर, ये होती है. ये किस में नहीं होती? बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में. और ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं हम? प्रोकैरियोटिक सेल्स. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हो उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स. ठीक है. और जैसे जिनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है उन सेल्स को कहते हैं यूकैरियोटिक, और उनको यूकैरियोट्स कहते हैं. याद है ना? साइटोप्लाज्म प्लांट में होता है, यस. एनिमल में होता है, यस. प्लास्टिड्स प्लांट में होता है, यस. एनिमल में होता है, नो. क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लास्टिड्स का काम है फोटोसिंथेसिस करना, और एनिमल्स को फोटोसिंथेसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. वैक्यूल प्लांट्स में है, यस. एनिमल्स में है, यस. बट एक डिफरेंस था वैक्यूल का प्लांट और एनिमल को लेके. क्या था वो? प्लांट में बड़े होते हैं, एनिमल में स्मॉल होते हैं. ये डिफरेंस याद करो. देखो इस पूरे चैप्टर की समरी इन्होंने इस टेबल में दे दी है. अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो आप ये टेबल को आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. नाउ these are some keywords, just go through it once, and if you get any doubt or any problem in this chapter, आपको कोई भी लाइन समझ नहीं आई हो या कोई भी डायग्राम समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर करूँगी. थैंक यू.